राजीव जेटली जी, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर किसी दल का नहीं होता, सदन का होता है। तो अगर वो कांग्रेस का होता या फिर डीएमके का होता तो फिर क्या दिक्कत थी? नहीं, मैं ये तो आपको मेरे को लगता है प्रश्न आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्योंकि बहुमत के अंदर किसकी सरकार किसकी, और विपक्ष में कौन बैठा है और कितनी सीटों के साथ बैठा है। और जब उनके पास नंबर्स नहीं है, उसके बाद इस तरीके की मनमानी करना, 25 जून को, वो भी आप ध्यान दीजिएगा, आज कौन सा दिन है, 25 जून, इसी दिन इन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, यहीं से शुरुआत हुई थी इनकी तानाशाह रवैये की। तो 25 जून को वापस राहुल गांधी ने वही रूप दिखाया है जो किसी वक्त पे इंदिरा गांधी जी ने दिखाया था। तो आप ये सोचिए, जब उन्हें मालूम है कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, उसके बावजूद अगर ये पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, सदन के अंदर इस तरीके का माहौल बना करके ये जताने, इसका मतलब अब तो तय हो गया राजीव जेटली कि इस सत्र में जितने भी बचे कुछ दिन बचे हैं, सिर्फ हंगामा ही होगा। आपने देख लिया, सदन में इस तरीके की एंट्री विपक्ष की होना, वो अपने आप में दर्शा रही है कि इनकी महत्वाकांक्षी जो योजनाएं हैं, मैं योजनाएं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को आकर लेकर के चल रही हैं। आप सबको बिठा करके पूछ लिया आपका लीडर कौन है, सबको एक साथ बिठा करके पूछेंगे तो अभी तक आप देखिएगा राहुल गांधी क्या, किसी भी लीडर का नाम नहीं आने वाला है। और हमने तो वक्त वक्त पे देखा इनके प्रवक्ताओं को ये बोलते हुए कि हमारा नेता प्रधानमंत्री हो सकता है, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी की पार्टी हो, ये सभी पार्टियां अपने नेताओं को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती हैं। तो जिनका अपना लीडर डिसाइड नहीं है, आपको उम्मीद करते हैं कि वो इस सदन को चलाने के लिए किसी स्पीकर को बिठा सकते हैं। तो जिनके एजेंडा क्लियर नहीं है, वो देश के बारे में कैसे सोचेंगे, और जो देश के बारे में नहीं सोचेगा उसको पार्लियामेंट की ऐसी सीट पर कोई बिठाया जा सकता है। तो यही एक बात आ रही है कि जब हमारी सहमति बनी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ सहमति बनी, और उसके बाद उस बात से पीछे हट जाना, अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को दरकिनार कर देना, कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की हट नजर आती है इसमें। राहुल गांधी जी का वो रवैया जो 25 जून में हमारे को दोबारा देखने को मिला है, जो कांग्रेस की इस मानसिकता को दोबारा से दर्शा रहा है, वो आप देश की जनता के सामने। तो अब ये देखना ये है कि ये नाटक जो किया जा रहा है इसकी, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वादा खिलाफी यहां पर कांग्रेस ने कर दी, पहले स्पीकर के लिए सहमति दे दी और उसके बाद वो मुकर गई। हाँ बिल्कुल, देखिए यही तो आज सुबह से यही चर्चा चल रही है, और यही अभी राजनाथ सिंह जी ने भी बताया कि जब हमारी डिस्कशन हो चुकी है और उन्होंने ये भी एडमिट किया कि वेणुगोपाल जी से डिस्कस करके हम इसका समन्वय करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे, और जब हम समाधान में पहुंचते हैं फिर राहुल गांधी जी फिर बाहर निकलते हैं कि मैं पार्लियामेंट के अंदर, ये देखिए तस्वीरें अभी हम दिखा रहे हैं, ये इससे पहले हमने दिखाया था के सुरेश ने जब नॉमिनेशन फाइल किया था, ये उससे पहले ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर के लिए जब नामांकन भरा था, उस वक्त की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जिसमें आपको अमित शाह भी नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, तमाम नेता, किरण रिजिजू, जेपी नड्डा सभी नजर आ रहे हैं। ये ओम बिरला ने जिस वक्त नामांकन फाइल किया था तब की ये तस्वीर है। उसके ठीक तुरंत बाद के सुरेश कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया, यानी कि चुनाव होना तय है, कल वोटिंग होगी। रविंद्र, अब सवाल यह है कि अब आगे सत्र में क्या होगा? 26 तारीख को वोटिंग होगी, स्पीकर चुना जाएगा, फिर राष्ट्रपति का संयुक्त सत्र को संबोधन होगा, फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री बोलेंगे, लेकिन जो समय मिलेगा सदन में चर्चा के लिए वो तो हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। रविंद्र, बिल्कुल, आप देखिए कि ये तय हो चुका है कि ऑपोजिशन फ्री हैंड नहीं देगा सरकार को सदन के अंदर में, और सरकार भी ये तय मान के चल रही है कि अब हम किसी दबाव में काम नहीं करेंगे, भले ही मैंडेट कुछ कम हो। ये आज स्पष्ट हो गया। जहां तक इस सत्र की बता लें तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जब होगा तो वो भी हंगामेदार होगा या फिर वॉकआउट करेगी ऑपोजिशन, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 तारीख को लोकसभा में उस बहस का जवाब देंगे और 3 तारीख को राज्यसभा में बहस का जवाब देंगे तो पुरजोर हंगामा होगा। नेता सदन के तौर पर जब बोलेंगे लोकसभा में तो ऑपोजिशन जिस तरह से ओथ के समय संविधान की कॉपियां दिखा रहा था, तो उस समय भरपेट हंगामा करेगा, ये तय मान के चलिए। यानी पूरे हंगामे की दार ही होने वाला अगले 5 साल तक। और सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल होगी जब बीजेडी ने यह भी घोषणा कर दी है, शायद राजीव जी बेहतर बताएं, कि राज्यसभा में उसके 9 सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार को आप विरोध करिए जिस तरह के वहां नतीजा है, तो अब 1 नेशन 1 वोट
और यूजीसी जैसे कई ऐसे बिल हैं जो सरकार लाना चाहती थी, उसका क्या होगा, कैसे पास होगा राज्यसभा में, और इसी तरह से लोकसभा में हंगामे के बीच में ही आपको पास कराना पड़ेगा हर बिल। तो आने वाले दिनों में संसद गतिरोध और हंगामे की भेंट चढ़ते रहेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं, क्योंकि जब स्पीकर पर सहमति नहीं बन पा रही है, डिप्टी स्पीकर को लेकर लेन देन नहीं हो रहा है, तो सदन में बाकी यानी राजीव जेटली यानी ड्राइविंग सीट में स्टीयरिंग जरूर बीजेपी के पास है, लेकिन क्लच और ब्रेक सहयोगियों के पास है। नहीं, इस देश के अंदर सब कुछ जनता के पास है। वो ड्राइविंग सीट पर भी वही बैठे हैं और क्लच और ब्रेक पर भी वही बैठे हैं। अगर उन्होंने क्लच और ब्रेक को अपना थोड़ा भी समर्थन दिया है तो उनको ये एहसास हो रहा है कि देखिए हमारा समर्थन कहां चला गया। और अगर ये समर्थन का यही नतीजा निकलना था, इसी तरीके से विपक्ष का रवैया रहने वाला था, तो शायद ये जो बदलाव छोटा मोटा हुआ है, मैं फिर से कोट करूंगा, 3 डिजिट में नहीं पहुंचे हैं, ये जो बदलाव छोटा मोटा हुआ है, ये बदलाव भी ना होता। और अब देखना यह है कि जैसा अभी रविंदर जी ने बताया, हमारी जो इस देश को लेकर के योजनाएं थी, उसके बीच में कितनी अड़चनें पैदा की जाती हैं, और इनको थोड़ी सी भी सीट ज्यादा बढ़ने से इस देश का कितना बड़ा नुकसान होता है, वो तो आपने आज स्पीकर के चुनाव में ही देखने को मिल रहा है। अब आप देखिए इस तरीके के रवैया अगर नहीं कर सकते राजनीति। ये देखिए जी, राजीव जेटली जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। हाँ, मैंने यही बोला कि इंडिया कभी नहीं हो सकते, इंडी ही रहेंगे। और इंडी के पीछे मुख्य वजह है हम देश को विकास की दिशा में आगे लेके जाना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं बाधा बनना चाहते हैं। और बाधा बनने की शुरुआत जो है इन्होंने आज ये डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के चुनाव से दिखा दी है। तो आप ये देश की जनता देख रही है, मैं तो कहता हूं आप इसको कंटिन्यू दिखाइए। इन लोगों के चेहरे उजागर होने चाहिए, ये इन लोगों के बारे में पता होना चाहिए कि इन्हें देश की जनता, लेकिन जो बीजेपी का एजेंडा रहा है, जो आपके मैनिफेस्टो में रहा है, क्या उस पर अब पहले वाली स्थिति तो रहेगी नहीं, 2014-2019 वाली? अब आपको सहयोगियों से चर्चा करने के बाद ही उसको आगे रखना पड़ेगा सदन के पटल पर। अब विपक्ष के पहले टोका टाकी तो आपके सहयोगी करेंगे। कोई भी विपक्ष का, कोई भी एनडीए, हमारा एनडीए का साथी जो है, वो कभी नहीं चाहेगा कि अगर इस देश को प्रोपेल करने का इंजन जो हमारी सरकार है, उसके बीच में कहीं पर हम एक रॉड डालें, उसके बीच में कहीं हम जंग लगाएं, उसको कहीं रोकने की कोशिश करें। कोई नहीं चाहेगा। हर व्यक्ति चाहता है, हर राजनीतिक दल चाहता है जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है, कि देश के इंटरेस्ट के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना हो। और ये कॉम्प्रोमाइज आपको आज देखने को मिल रहा है, जो हमारे विपक्षी हमारे साथ, इस देश की जनता के साथ जो उन्होंने किया है, जो छल किया है, वो छल भी आपके चैनल से कम इस देश की जनता देख रही है, और इसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आपको आगामी चुनावों में भी देखने को मिले। रविंद्र, देखिए सत्र के पहले ही शक्ति परीक्षण, और मुझे लगता है कि अब आने वाले दिनों में बीजेपी को अपने सहयोगियों को साथ कर रखना, प्यार से बनाए रखना, यह सबसे बड़ी चुनौती, चैलेंज होगी। जाहिर सी बात है, जो समीकरण है उसमें तो अब ऑपोजिशन से ज़्यादा अपने सहयोगियों को लेकर चलना है। उनकी छोटी मोटी कई तरह की डिमांड होती है राज्यों को लेकर, उसे पूरा करना ही होगा। हालांकि एक बात कहा जाता है कि टीडीपी कम से कम 4 साल तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करती है। और पिछला इतिहास देखिए, ये तीसरा टर्म है जब वो साथ में आए हैं, तो 4 साल तक वो साथ में रहती है। 4.5 साल में वो बहाने बनाना शुरू होती है और उसके बाद संबंध तोड़ लेती है। तो कम से कम मान के चलती है, टीडीपी के नेताओं का ही कहना ऑफ द रिकॉर्ड, कि 4 साल तक वहां से कोई गड़बड़ी नहीं होनी है। रही बात जदयू की, तो जदयू 2025 तक साथ में रहेगी वहां के विधानसभा चुनाव तक। तो बीजेपी कम से कम 2 साल 1.5 साल तो पूरी तरह से निश्चिंत है। लेकिन ये जरूर है, देखिए सदन चलाना कोई आसान काम नहीं था। आप एक और समझिए मामले का गंभीरता, प्रोटेम स्पीकर के साथ साथ एक पैनल था जिसमें के सुरेश भी थे और टीआर बालू भी थे और सुदीप बंदोपाध्याय, ये तीनों ने इनकार कर दिया, शपथ नहीं लिया। उसी तरह से स्पीकर जब चुनाव हो जाता है तो उसके पैनल होते हैं, और बड़ा पैनल होता है जो सदन का संचालन करता है, जिसमें अपोजिशन के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं। लेकिन अब संभावना है कि उस पैनल में भी अपोजिशन है, तो अच्छी बात है। राजनाथ सिंह से जो बात चल रही थी उसमें क्या हुआ था? बीच में क्यों लगा रहे हो? तो इस वक्त की ये बड़ी अपडेट ये है कि स्पीकर के लिए अब चुनाव होगा, क्योंकि अब 2 उम्मीदवार हो गए हैं। एनडीए की तरफ से ओम बिरला, तो विपक्ष की तरफ से के सुरेश, और इसके लिए कल वोटिंग होनी है।
क्योंकि अभी तक कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई। सुबह तक खबर यह थी कि स्पीकर पर सहमति बन गई है। राहुल गांधी का भी बयान सामने आया था, हालांकि उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि राजनाथ जी दोबारा से रिवर्ट कॉल करेंगे और सहमति बन जाएगी। रविंद्र, सवाल यही है कि अब इसके बाद विपक्ष के पहले आपको एनडीए के घटक दल हो, चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो जेडीयू हो या फिर कोई घटक दल हो, अब उसके साथ थोड़ा सा भी मनमुटाव बीजेपी के लिए खतरनाक हो सकता है। जाहिर सी बात है, देखिए एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी शायद बनाना पड़े आगे चलकर। हालांकि पहले एनडीए की सरकार 2014 में भी थी, 2019 में भी थी, कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी थी, लेकिन शायद इस बार आगे चलकर बनाना पड़ जाए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सबसे जरूरी होता है और उसके लिए जिस तरह के कोई न कोई उसमें कोऑर्डिनेटर भी बनाना पड़ सकता है। हालांकि ये दूर की बात है, बात की बात है, लेकिन आपको पूरे एनडीए घटक दल को एकजुट लेकर चलना पड़ेगा। उनके जो मांगे होती है या उनको जो विभाग दिया हुआ है उसमें फ्री हैंड देना पड़ेगा आपको। तो एक दबाव तो सरकार के ऊपर, बीजेपी के ऊपर रहेगी। लेकिन जहां तक सदन की बात है तो सदन में ये दबाव और ज्यादा बढ़ जाएगा जब सरकार को अपने सभी बिल, देखिए बहस तो होती है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है विधायी कार्य करना होता है। विधायी कार्य को पास कराना काफी मुश्किल हो जाएगा, खासकर लोकसभा हो या फिर राज्यसभा में हो। राज्यसभा में जहां पर बहुमत के लिए आपको बहुत कुछ जुगाड़ करना पड़ता है, आपने देखा पिछले 10 साल में। तो ऐसे में सरकार के लिए सदन का चलाना या लोकसभा स्पीकर या चेयरमैन को राज्यसभा चलाना काफी मुश्किल भरा होगा आने वाले दिनों में, जिसकी झलक आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही थोड़ी थोड़ी दिख जाएगी, या फिर 22 जुलाई से जो बजट सत्र शुरू होगा उसमें डे 1 से शुरू होगा, जिसमें मुद्दों की कमी नहीं होगी और विपक्ष की एकता भी अभी तक दिख रही है। तो सरकार को घेरने के लिए किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। अब यह बताइए कि इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में रविंद्र, चूंकि आप इतने दिनों से आप संसद को कवर कर रहे हैं, राजनीति को कवर कर रहे हैं, यह बताइए कि इस मामले में किसका पलड़ा आपको भारी लगा? क्योंकि ऑपोजिशन ये नैरेटिव सेट करने में अब तक कामयाब रहा कि देखिए आप संसदीय परंपरा को नहीं निभा रहे हैं। देखिए स्पीकर, ये तो अनडाउटली है, उन्हें जब से स्वतंत्रता मिला है तब से स्पीकर को लेकर कभी चुनाव नहीं हुआ है। जैसा कि मैं पहले कहा कि जब ब्रिटिश काल में जब हमारा राष्ट्रीय असेंबली हुआ करता था तो उस दरमियान 1925 से 1946 तक 6 बार चुनाव हुए थे, लेकिन 1947 से आज तक कभी चुनाव नहीं हुए। पहली बार होगा 18वीं लोकसभा में कि स्पीकर को लेकर चुनाव हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक अद्भुत सा नजारा देखने को मिलेगा कल, और ये नहीं होना चाहिए था। देखिए ये ईगो की बात है, और ये दो बड़े नेताओं के ईगो क्लैश भी कर सकते हैं। जिस तरह के आप राहुल गांधी का बयान पूरा अगर दिखाइए तो सीधे जब खड़गे को रिवर्ट बैक नहीं हुआ उसके बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चले जाते हैं। तो हर कोई अभी इस वक्त के सुरेश को सुनना चाह रहा है, के सुरेश क्या कहते हैं। और एक जानकारी और दे दें कि जो स्पीकर को लेकर के जो चुनाव हुआ था वो जनवरी 24, 1946 में हुआ था, यानी कि आजादी से पहले। उस वक्त कांग्रेस के नेता थे जीवी मावलंकर और इनके खिलाफ थे सी जहांगीर। और ये जो वोटिंग हुई थी 1946 में, इसमें 3 वोट के मार्जिन से मावलंकर चुनाव जीत गए थे। 66 उनके पक्ष में पड़े थे और विपक्ष में पड़े थे 63 वोट, यानी कि 1946 में हुआ था आखिरी बार स्पीकर के लिए चुनाव। ये अब सवाल यहां पर यह है रविंद्र कि ये जो शक्ति परीक्षण की बात हम कर रहे हैं कि वो तो अब तय हो गया कि सत्र के तीसरे दिन अब ये शक्ति परीक्षण होगा। अब यहां पर एनडीए के सहयोगी तो अभी तक कह रहे हैं कि सारे के सारे एकजुट हैं, लेकिन अगर बीजेपी अपने पास डिप्टी स्पीकर का पद भी रख लेती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी? क्या मन बदल सकता है टीडीपी का? मैं वही बोल, देखिए एक चीज आप ये मान के चलिए कि स्पीकर को सबसे बड़े दल का होता है, इसमें कोई संशय नहीं होता है, और ये अपोजिशन को भी मानना चाहिए था, मान लेना चाहिए था। डिप्टी स्पीकर, देखिए डिप्टी स्पीकर का क्या भूमिका होती है, चाहे स्पीकर की क्या भूमिका होती है, ऐसा कई उदाहरण होते हैं। जब कोई मामला संकटग्रस्त हो जाता है तो कुर्सी या आसन से उनको सपोर्ट मिल सकता है, और जो समीकरण है सरकार कतई नहीं चाहती कि दोनों पद में से कोई पद अब इस अपोजिशन के पास जाए, क्योंकि आगे चलकर किसी तरह का समीकरण बिगड़ता है तो वैसे
ऐसे में जो चेयर होता है उसका काफ़ी महत्व होता है, इसलिए स्पीकर का पद तो ये तय सा पिछले कई दिनों से हम आप बात कर रहे थे, जी न्यूज़ के दर्शकों को भी बताया जा रहा था कि बीजेपी अपने पास रखेगी, नाम भले ही कोई होता वो भी स्पष्ट हो गया कि ओम बिरला रहेंगे क्योंकि अनुभव उनका काम आएगा। जो समीकरण फिलहाल है ऐसे में डिप्टी स्पीकर का हो सकता है कि वैकेंट रखे या फिर बीजेपी अपने सहयोगी दल को दे। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के अधीन ही काम करता है, उन्हीं के नियंत्रण में काम करता है, उनके नेतृत्व में ही काम करता है, जैसा कि पीठासीन पदाधिकारी काम करते हैं। वो अपने से कोई रूलिंग नहीं दे सकता है। हाँ, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब आसन पर बैठा होता है तो संचालन करने का। अब एक उदाहरण के तौर पर अगर राहुल देश में एक लोकतंत्र का कलंक ये आपातकाल में हुआ है। That's why I feel that there should be a lesson in the textbooks for all the students of the schools and colleges about what is emergency. तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नॉमिनेशन की तस्वीर है। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार ओम बिरला और दूसरी तरफ विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश, और ये दोनों लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार हैं। अब तक ये लग रहा था कि शायद सर्वसम्मति बन जाएगी, लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। सुबह से दोपहर तक अब सिचुएशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पर सर्वसम्मति बन गई है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि राजनाथ जी से बात हुई थी, हमने स्पीकर के लिए सहमति दे दी थी, डिप्टी स्पीकर हमने पद मांगा था, उनका कॉल दोबारा नहीं आया। और उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के जितने तमाम बड़े नेता हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसा संसद में कहीं नियम नहीं है जिसके लिए विपक्ष हम पर दबाव डाले। और जो संसदीय परंपरा की बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है, कहीं भी ऐसा नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि पिछली बार 2019 में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। उससे पहले 2014 में एआईएडीएमके जो कि एनडीए की सहयोगी थी, उनकी तरफ से थंबुदुरई वो उस वक्त डिप्टी स्पीकर बने थे। तो क्या रविंद्र, इस बार चूंकि विपक्ष पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में है, इसलिए वो डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ा रहा अंतिम समय तक? देखिए, मैं वही बता रहा था कि डिप्टी स्पीकर की क्या भूमिका आती है। डिप्टी स्पीकर स्पीकर के नीति निर्देश और नियमों के अनुसार ही चलता है। वो अपना कोई रूलिंग नहीं दे सकता है। रूलिंग मतलब आसन पर बैठकर कोई चीज, सदन के अंदर में कोई हंगामा हो रहा है तो वो रूलिंग नहीं दे सकता। वो केवल यही कहता है कि स्पीकर से बात करके स्पीकर का रूलिंग हम सदन को बताएंगे। लेकिन स्पीकर के डिप्टी स्पीकर की महत्वपूर्ण भूमिका तब हो जाती है। एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण दे दूं कि राहुल गांधी बिना किसी नियम कानून के, बिना किसी बात पर वो चाहते हैं कि हम बोलना चाहते हैं सदन में, और डिप्टी स्पीकर अगर अपोजिशन का हो उसको अनुमति दे दे तो राहुल गांधी को रोका नहीं जा सकता। वो जब तक चाहें बोल सकते हैं। और ये सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी डिप्टी स्पीकर अपोजिशन का बने और सदन में स्पीकर की अनुमति के बिना कोई अपना फैसला वो ले ले, किसी को बोलने के लिए मौका दे दे। तो जाहिर सी बात है, जो समीकरण है उसको ध्यान में रखते हैं सरकार ने मान लिया कि दबाव की राजनीति हम नहीं सहेंगे और डिप्टी स्पीकर भी अब अपोजिशन को नहीं देंगे। और इसीलिए तलवार निकल गई है, इसीलिए इतना हंगामा मचा हुआ, जबकि जाहिर सी बात है कि एक परंपरा रही है। एक बात और मैं बता दूं, 2014 में राज्यसभा में कुरियन थे डिप्टी चेयरमैन, उस समय भी रहमान खान और उसके बाद कुरियन बने थे। तो ये उस समय भी काफी हंगामा हुआ था। कीजिएगा, इस वक्त के सुरेश से हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने बात की है, क्या कुछ उनका कहना है, सुन लेते हैं। पहली बार इतिहास में चुनाव होने जा रहा है, क्यों आज ये नौबत आई कि चुनाव होना पड़ रहा है? मेरे को इन्फॉर्मेशन के लिए पहले कोई स्पीकर इलेक्शन नहीं अंदर, उस पे अंदर लोकसभा अंदर अभी हम तैयार करने के लिए कंसर्न्स के लिए तैयार करें, गवर्नमेंट साइड से नहीं तैयार करें, इसलिए हम नॉमिनेशन कर दिया कंटेस्ट हम कंपल टू करेगा कंटेस्ट। अब पहले से कोई तैयारी नहीं थी, आप कहना चाहते हैं कि मजबूरी में बात नहीं बनी है डिप्टी स्पीकर को लेकर, तब आपको कैंडिडेट बनना पड़ा? ना, हमारा लीडर्स बोल दिया, बीजेपी के लीडरशिप को, एनडीए के लीडरशिप, हम तैयार गए स्पीकर को कंसेंसस, वो आप डिप्टी स्पीकर हमको देने के लिए, वो बीजेपी एंड एनडीए लीडरशिप नॉट रेडी टू गिव एश्योरेंस, दैट्स व्हाई वी फाइंड इट। बट ये ट्रेडिशन टूट रहा है सर, इंडिया में जो ट्रेडिशन रहा है पॉलिटिकल ट्रेडिशन की, नॉर्मली कंसेंसस से कैंडिडेट होता है स्पीकर का, ये ट्रेडिशन टूटने का तकलीफ नहीं, आपको दुख नहीं हो रहा है? But this government is not following the convention. That's why pro-tem speaker also they are denied to because opposition member like me is the senior most in Lok Sabha. But they are not given to me as a deputy
a speaker, they are also violated the norms and conventions. एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि नंबर गेम की बात करें तो नंबर आपके पास कम है, उनके पास ज्यादा है, तो आपको लग रहा है कि चुनाव हारने के लिए आप लड़ रहे हैं या फिर मैसेज देने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? Number is not a problem because the consensus is very important. So how's following the system? That system they have broken. That's why we are compelled to contest the election. आपको जीत की उम्मीद है सर? चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार देश में स्पीकर पोस्ट का चुनाव हो रहा है और आप विपक्ष के कैंडिडेट हैं, आपको जीत की उम्मीद है? No, it's let election will come. Then we'll see who will win, who will lose. चलिए, तो विश्वास कहीं ना कहीं तोड़ा है सत्ता पक्ष ने, इस वजह से कैंडिडेट बनना पड़ा है। हम पहले तैयारी नहीं थी, बाद में ये हुआ है, जब बात नहीं बनी है तब कहीं ना कहीं, और देश में पहली बार स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है। इंटरेस्टिंग है। और के सुरेश हमारे साथ हैं, जो कैंडिडेट हैं इस बार विपक्ष के, वो चुनाव लड़ने मैदान में है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।